बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथमेटिक्स का हमारा लास्ट लेक्चर है और जो कि अलजबरा के ऊपर है। और आप ये मेरे टोटल 6 लेक्चर हो गए। इन लेक्चर्स का जो मुझे टेस्ट दे देंगे आप लोग, कल दे दें या संडे को दे देंगे, वो देख लेंगे। साथ जो है ठीक है, चलें, अलजबरा हो गया। ये हम स्टार्ट करते हैं जी। अलजबरा सबसे पहले देख लेते हैं, कहते किसको हैं। ये एक साइंटिस्ट हैं, मूसा अल ख्वारिज़मी, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। और ये जो है 9th सेंचुरी के पर्शियन, ईरान से इनका तल्लक था। मैथमेटिशियन भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं। मैथ से रिलेटेड भी इनकी जो है खिदमात हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड भी इनकी खिदमात हैं। इनको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। जीरो भी इन्हीं की इजाद है। और ये टर्म इनका निकला है, इनकी एक बुक है किताबुल जबर, उधर से, वहां से ही किताबुल जबर से जो पूरी ब्रांच निकल पड़ी मैथमेटिक्स की, जिसको अलजबरा कहा जाता है। और ये सारा कुछ अलजबरा का जो इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, वो सब कुछ आसानी के लिए कराया कि इसकी मदद से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो असूल हैं कि फलां के हिस्से इतनी जमीन आनी है, इनहेरिटेंस के असूल हैं कि फलां को इतना हिस्सा मिलना है, वालदा का इतना हिस्सा होता है, बेगम का इतना हिस्सा होता है, बच्चों का इतना हिस्सा होता है। तो वो सारी जब कैलकुलेशंस करनी थी, तो उसमें अलजबरा की कुछ जो है कंसेप्ट्स को लगा के वो कैलकुलेशंस करना आसान हो गई। इसमें अलजबरा में बेसिकली हम कुछ जो है सिंबल्स को, कुछ अल्फाबेट्स को कंसीडर कर लेते हैं, जो है रिप्लेस कर देते हैं मैथ के डिजिट्स के साथ। 1 2 3 4 की जगह हम A B C या XYZ लगा देते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाती है। और ये सब कुछ हमें फिर हेल्प देता है किसमें, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स में, इनहेरिटेंस के रूल में, सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके रूल्स में। तो इनका जो है अलजबरा की बुक का बहुत सारी जो है किताबों उसके अंदर ट्रांसलेशन भी हो चुकी है। और फ्रेंच में, इंग्लिश में और भी काफी जुबानों में इनकी बुक का, अम, ख्वारिज़मी की बुक का तर्जमा हो चुका है। तो अलजबरा है क्या जी? ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लेटर्स और सिंबल्स को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर और क्वांटिटीज को फार्मूला वगैरह में। ये देखिए, एक्स की टू जमा वाई की टू, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए या बी हम सपोज कर लेते हैं कि फलां क्वांटिटी ए के बराबर होगी, बी के बराबर होगी। इस तरह के कुछ रूल्स हम डिफाइन कर लेते हैं जो कि अलजबरा के ऑर्बिट में आते हैं। जो प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक की, जो फार्मूला है हमारा बोर्ड मास, वो सेम है। अलजबरा के मामले में भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, फिर ऑर्डर को सॉल्व करना होता है, जो अगर कोई एक्सपोनेंट वगैरह दिया हो, कोई पावर वगैरह दी हो। फिर डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन करनी होती है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ये बोर्ड मास का एक वर्ड होता है जो कि मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए आपने इसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि डिवाइड दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है प्लस। आप पहले डिवाइड कर देंगे और फिर प्लस करेंगे तो आपका आंसर गलत, पहले डिवाइड करेंगे फिर तो ठीक है, आप पहले प्लस कर देंगे और बाद में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका गलत निकलेगा। ये जो है रूल है, फॉर एग्जांपल 4/2 + 1, ये एक इक्वेशन है। अगर आप क्या करें, आप इसको ऐसे सॉल्व करें, 3 + 4, अब इसका जवाब निकालें तो आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये गलत होगा। आपको पहले जो है रूल के मुताबिक डिवाइड करना होगा। 4 को 2 पे डिवाइड करें 2, +1 = 3, ये आपका राइट आंसर है।
ये बोर्ड मास का फार्मूला होता है। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है, फिर ऑर्डर को सॉल्व करना होता है, और बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इस तरह से। सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करते हैं, फिर दरमियानी को, फिर बड़ी को, फिर डिवाइड। मेन इंपॉर्टेंट ये वाले डिमास का रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर आखिर में सब्ट्रैक्ट करना होता है, अगर एक फार्मूला में कुछ चीजें दी गई हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो ये जो आमतौर पे जो रूल्स हैं, प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के, ये सेम होते हैं अलजबरा के अंदर भी। बस इसमें क्या है कि वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं एक्स वाई जेड के नाम से। जैसे एक ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है 2x, मैंने 2-3 दफा बताया है जी ऑर्डर का। अच्छा, ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर का। ऑर्डर जो होता है वो एक तो ऑर्डर में हम ये देखते हैं ब्रैकेट्स वाला, कि सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है इस तरह से उसको सॉल्व करना होता है, फिर एक दरमियानी ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करना होता है, फिर एक बड़ी ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा अगर कोई किसी का एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, या जो है वो किसी का और कोई इस तरह की पावर्स वगैरह दी हुई है, तो उनको पहले सॉल्व करना होता है, इसको ऑर्डर बोला जाता है। अब ये देखिए, ये आपके सामने एक सिंपल एक्सप्रेशन है अलजबरा का, 2x + 4 = 8। इसमें हमें x की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम वो मालूम कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, देखिएगा 2x + 4 = 8। आप 2x + 4 दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा, 8 - 4। 2x = 8 में से 4 गया 4। 2x इधर मल्टीप्लाई किया, दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, 4/2 = 2। 2 आपका आंसर आ जाएगा जी। तो इस तरह से हम अलजब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से अ, जो हमारे सामने इक्वेशन होती है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, वो हमें कहता है 270 में कुछ ऐसा जमा करें कि 342 आ जाए। तो फिर हमें यहाँ पे किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? अलजबरा का। हमें सपोज करना पड़ेगा कि 270 में जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसको हम सपोज कर लेते हैं वो एक्स के बराबर है, = 342। x = 342 - 270, 72 आपका आंसर आ जाएगा। अब वो हमसे अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि 270 में ऐसा क्या ऐड करें कि 342 बने, तो उसके लिए एक्स हमने कंसीडर कर लिया, 342 में से 270 को दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, वो हमारा आंसर 72 आ गया। अब इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे ये जो एक नीचे दी हुई इक्वेशन, इसकी वैल्यू निकाल के बताएं जी। 4x + 3 किसके बराबर होगा जी? अगर हम सपोज कर लें कि x की वैल्यू 6 है। हाँ जी, ये 27 के बराबर होगा। ये देखिए जी, 4x + 3 है। x उसने हमें बता दिया है कि 6 है, तो हम 4x की जगह लिख लेते हैं 6 + 3। 6 और 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 + 3 = 27। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन एक होता है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। ये नाम हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हल करेंगे या कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, तो हमें वहां पे ये पता होना जरूरी है कि फलां टर्म को क्या कहा जाता है। जैसे ये देखिए 5x - 3 है। इसमें जो 5 है उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। कोएफिशिएंट किसी चीज के साथ लगने वाला। जो हमने सिंबल यूज किया हुआ होता है, XYZ हो, ABC हो, उसको बेसिकली वेरिएबल बोला जाता है। जो
इक्वेशन में आगे यूज होता है कोई डिजिट, वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी, वो तो उसने हमें बताई भी है। जैसे 5x-3 है, 3 एक कांस्टेंट है। और जो डिफरेंट यूज होते हैं डिजिट और जिनके दरमियान में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जो यूज होते हैं उन जो ज्वाइन किए हुए वर्ड होते हैं उनको टर्म्स बोला जाता है। जैसा कि 5x एक अलहदा से टर्म है, 3 एक अलहदा से टर्म है। ये टर्म्स ज्वाइन की गई हैं किस मदद से? अलजब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से। ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से जो है ये टर्म्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन की गई हैं। तो ये पूरा एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले आ जाता है कोएफिशिएंट, मतलब कि जो वेरिएबल के साथ लगा होगा, एक्स वाई जेड के साथ लगा होगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। जो एक्स वाई जेड का सिंबल होगा उसको बोलेंगे वेरिएबल। उसके साथ जो प्रॉपर एक वैल्यू दी होगी जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ अटैच होगी उसको बोलेंगे कांस्टेंट। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ प्लस माइनस के साथ जो दोनों तरफ कोई चीजें यूज हो रही हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो मेन इसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट ज्यादा याद रखना आपके लिए जरूरी है आगे क्वेश्चंस को याद रखने के लिए। अब एक रूल देखिएगा, ए लाइक टर्म रूल, एक जैसे जो हैं उनका रूल क्या होता है? ये लाइक टर्म रूल कहता है कि अगर वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल से मुराद यही वाले एक्स वाई जेड, और अगर उनके ऊपर का जो कोई पावर इस्तेमाल हुई भी है, कोई एक्सपोनेंट इस्तेमाल हुआ हुआ है, वो भी सेम हो, तो हम उनको जो है आपस में प्लस कर सकते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x प्लस आगे 3y प्लस 2x, अब हम अगर देखें इधर भी x है और इधर भी x है तो इन दोनों को हम जमा कर सकते हैं, हम इनको 6x कर सकते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये लाइक टर्म रूल हमें बताता है कि अगर एक जैसे वेरिएबल किसी इक्वेशन में यूज हो रहे हैं तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी इक्वेशन को जो है वो सिंपल कर सकते हैं। अगर एक बड़ी इक्वेशन दी हुई है तो उसको सिंपल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वैल्यू दी हुई है 7x+2x+3x -6x+2 इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि चार जो हैं वैल्यूज ऐसी हैं जो कि जिनके वेरिएबल सेम है, जिनके साथ एक्स लग रहा है। तो अगर हम इनको सिंपल करना चाहें तो आपस में प्लस माइनस करके इनको सिंपल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको सिंपल करना चाहें, 7 और 2 9x, 9 और 3 11x, 11x में से 6x माइनस क्या है, या तो ये 5x रह जाएगा। 5x+2 इज इक्वल टू 14, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहले तीन को जमा कर दें, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, 6x आता है जी, हाँ जी। और इसको मजीद आप सॉल्व करना चाहें तो 6x इज इक्वल टू 14 - 2 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 6 उस तरफ चला जाएगा तो x आपका आ जाएगा 2 के इक्वल। इस तरह से लाइक टर्म रूल के जरिए आप किसी भी इक्वेशन को जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं उस हद तक जिस हद तक वो होना चाहे। यहाँ पे ये सॉल्व करके भी दिखाई हुई है कि यहाँ पे हमने ऊपर वाली ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसमें से हमने जिनके कोएफिशिएंट सेम थे, वेरिएबल सेम थे, उसको निकाल के उनको सॉल्व कर लिया, उसको 6x के बराबर कर दिया इतनी बड़ी इक्वेशन को। और 6x+2 इज इक्वल टू 14, फिर उसको आगे हमने सॉल्व करते करते आंसर निकाल लिया कि x इसके बराबर है 2 के बराबर है।
अब आप प्रैक्टिस करें, मुझे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने करके देना है। जितने वेरिएबल्स इसमें से कम हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, उनको माइनस ज्वाइन करके बताएं कि क्या आंसर निकलेगा। इसका 3 डिजिट आंसर निकलेगा जी। जी, 3 4 स्टूडेंट्स ने इसका जवाब निकाला, बिल्कुल ठीक निकाला है। तो हम इसको निकाल के देख भी लेते हैं किस तरह से जवाब ठीक है। सबसे पहले आप देखिए 5x। अब हम देखते हैं क्या x से रिलेटेड कोई वेरिएबल इसमें मौजूद है। नहीं मौजूद, हमें 5x को ऐसे ही लिख देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का कोई मौजूद ही नहीं है। ये हमने लिख दिया, ये यहां से एंड हो गया। उसके बाद देखें -3xy, एक्स वाई से रिलेटेड ये एक मौजूद है जी यहाँ पे, +xy। 3xy प्लस क्या है, और -2yx है। अगर एक वैल्यू ऐसे लिखी है एक्स वाई या वाई एक्स, एक ही बात है। तो ये दो वैल्यू सेम है। ये 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो पीछे एक बाकी रह जाएगा। 3 में से 2 गया तो एक्स वाई। ये भी हमारी सॉल्व हो गई। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल बचे वो वाई वाले बचे। 2y + 3y = 5y। इस तरीके से हमने ये इसको सॉल्व कर लिया जी। वॉइस का प्रॉब्लम, कोई एक बंदा जिसको मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो, कोई सिर्फ एक बंदा जिसको मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो। क्लियर है बस, ठीक है। आप जी अपना इंटरनेट का देखिए जरा। अब देखें पास पेपर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया ना, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो पास पेपर में आते हैं वो इसका, जिसमें हमें अलजबरा को यूज करना होता है, वो किस तरह से। वो हमें कहता है इफ सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर इज 1290। 4 कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका सम 1290 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा मुझे बताओ। देखें एक पहेली सी है, रिडल सी है आपके सामने। वो कहता है कि 4 कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव नंबर से मुराद होता है कि इकट्ठे, जैसे 2 3 4 5, ये कंसेक्टिव है। उनका सम 1290 है। अब उसमें से वो कह रहा है कि सबसे छोटा मुझे डिजिट बताओ। तो हम फार्मूला बनाते हैं कि जो चार वो डिजिट हैं वो क्या क्या हों। हम कह लेते हैं पहला डिजिट उसमें से होगा एक्स, दूसरा डिजिट होगा x+1, तीसरा डिजिट होगा x+2, और चौथा डिजिट होगा x+3। हमने ये सपोज कर लिया कि वो चार, क्योंकि उसने क्या कंजेक्टिव है ना, पहले वाला सिंपल होगा, दूसरे वाले में 1+ हो जाएगा, उससे एक बड़ा है। फिर उससे अगले में 2+ हो जाएगा, उससे अगले में 3+ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, x+x+1 +x+2 +x+3 = 1290। इनमें अब लाइक टर्म रूल के मुताबिक जो एक्स हैं उनको जमा कर लें। 4 दफा एक्स है तो 4x आ गया। फिर जो इसके अंदर बाकी हैं उनको जमा कर लें, 1 2 और 3। ये आ जाएंगे 6। ये आ गया 1290।
इसको मजीद सॉल्व कर लें, 4x प्लस का 6 दूसरी तरफ जाके माइनस का 6 हो गया। 4x आपके पास बचा 1284। x की वैल्यू मालूम कर लें, 4 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा 321। तो सबसे छोटा डिजिट x हमारे पास निकल आई है, उसकी वैल्यू 321 है। उससे अगला डिजिट उसमें एक जमा कर दें 322 है। उससे अगला डिजिट उसमें दो जमा कर दें 323 है। उससे अगला डिजिट उसमें तीन जमा कर दें 324 है। तो इस तरीके से हमने पहले ये इक्वेशन डेवलप की कि वो चार कंसेक्टिव डिजिट क्या हो सकते हैं। फिर उसने हमें बताया हुआ था कि उन चारों को अगर जमा करें तो 1290 आना चाहिए। हमने इन चारों को जमा करके 1290 निकाल लिया। आगे उसको हमने सिंपली सॉल्व किया इक्वेशन को, और हमारे पास सबसे छोटा डिजिट आ गया। अगर वो आपसे कहता सबसे बड़ा, तो आप जो निकला 321 उसमें तीन जमा कर देते। वो आपसे जोन सा डिजिट पूछ रहा है, आपने वो वाला उसको निकाल के बता देना है। तो इस तरीके से जी हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जिसने पीपीएससी का पेपर देने हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस ऑफिसर में किसी ने अप्लाई किया हुआ है, या इससे पीछे लैंड रेवेन्यू की सीटें कुछ आई थी, असिस्टेंट वगैरह की सीटें आई थी, वो लोग 97th एडिशन ले लें, इम्तियाज शाहिद मॉडल पेपर का। और पहले डेली बेसिस पे एक पेपर पढ़ा करें, फिर जब थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए तो दो, और फिर मिनिमम तीन पेपर डेली के पढ़ें साथ साथ। ठीक है, सिर्फ लेक्चर्स की बेस पे आपके इस तरह नहीं होगा कि पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको खुद से भी पढ़ना होगा। तो पीपीएससी में ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, उसमें ना उर्दू और कंप्यूटर भी आता है। अब बाकी सब्जेक्ट में, बाकी सब में 6 पोर्शन या 7 सब्जेक्ट होते हैं, इजीली कवर हो जाता है। पीपीएससी का पेपर मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप एक गलत आंसर करते हैं तो आपका 1.25 नंबर कटता है। जैसे एंट्री टेस्ट वगैरह में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उस तरह से। और पंजाब का मेरिट भी हाई होता है। यहाँ बड़ी सारी लाइब्रेरियां हैं, यूनिवर्सिटी हैं। तो आपको जो है आने के लिए फील्ड में, कंपटीशन में, सीट को सिक्योर करने के लिए अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ती है। तो ये पूरी बुक, इसमें 200 प्लस पेपर होते हैं। ये लें और इसको जब तक आपके पेपर नहीं होते, और बार बार सीटें आती रहनी है, आगे एक्साइज एंड टैक्सेशन में आनी है, और डिपार्टमेंट्स में आती हैं, नेशनल हाईवे में भी आई हुई हैं, और आती रहेंगी सीटें। तो वो तैयार तभी होंगी जब आप बाकियों से मुनफरद काम करेंगे, बाकियों से आपने ज्यादा पढ़ा होगा, कंपटीशन का एग्जाम है। तो ये जो लोग पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ये काम करें, ताकि आपके जनरल नॉलेज वन पेपर का जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके। जी, सारे पेपर जो इम्तियाज शाहिद की बुक होती है वो जनरल नॉलेज की होती है। उसमें हर पेपर स्टडी करना होता है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डिपार्टमेंट का पेपर है। जनरल नॉलेज एक वास्ट फील्ड है, और एक डिपार्टमेंट के तो 3 या 4 पेपर हुए होंगे पिछले 10 सालों में। तो आप क्या सिर्फ 4 पेपर करके बैठ जाएंगे? ऐसे नहीं होता। वो 200 पेपर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है तो जनरल नॉलेज का ही ना, और बना पीपीएससी रहे, तो वो आपको सारे करने होते हैं। अगर तो आपने वन पेपर एमसीक्यू के एग्जामों में जाना है, प्रॉपर नंबर लेने हैं, प्रॉपर compete करना है, तो तरीकाकार यही प्रॉपर तरीकाकार है। हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज क्लियर करना, और साथ में पास पेपर्स पूरी की पूरी बुक रट लेना। जब आप 100 मार्क्स से पेपर में अपेयर हो रहे हैं, अगर आप क्या किसी सब्जेक्ट में जस्ट वो 20 मार्क्स का आना है, या पीएआरसी में 30 मार्क्स का आना है, फिर आप जरा पास पेपर्स अगर नहीं भी पढ़ते, थोड़ा थोड़ा नॉलेज अपने पास रखते हैं, तब भी काम चल जाता है। हाल तो फुल ग्रिप हासिल करने का तरीकाकार यही है जो मैंने आपको बताया। ये जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ हुआ है, देखिए, n+n+1, n कंसीडर कर लें, x कंसीडर कर लें, a उसका सिंबल रख लें, वो आपकी मर्जी है।
तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया अभी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। 3x की 2 - 7x + 23, वो कहता है मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करके बताओ, 1 डिजिट इसका आंसर आना चाहिए, जबकि x बराबर है 29 के। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन में। हम देखते हैं इसको जी। ये देखिए, 3x² -7x + 23, और यहाँ पे वो कहता है कि जो x की वैल्यू है वो है 29। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। 3x की 2 में आप 29 की वैल्यू पुट कर दें, 29 का स्क्वायर हो गया, -7, 7 के बाद x आया, आपने 29 उसकी जगह लिख दिया, +23। 29 का स्क्वायर का मतलब है 29 मल्टीप्लाइड बाय 29। ये आपको खुद से पेपर में करना है, इतनी मैथमेटिक्स आपकी होनी चाहिए। तो वो आता है 841। यहाँ पे देखिए, इस बात को भी हम ऑर्डर कहते हैं। पहले हमने ऑर्डर, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट में मौजूद चीज को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर कोई अगर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे पहले तकसीम का अमल करते हैं, फिर जरब का अमल करते हैं, फिर जमा का अमल करते हैं, फिर माइनस का अमल करते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया ये ऑर्डर, ये ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। 29 का स्केयर, तो सबसे पहले आपने स्केयर लेना है। 29 का स्केयर लिया, वो आया 841, हमने लिख दिया इक्वेशन में। फिर 7 की 29 लिख दिया, +23। अब उसके बाद क्या अमल करना होता है, यहाँ पे तकसीम का नहीं है, मल्टीप्लाई का है। तो आप मल्टीप्लाई करें जी। 3 को मल्टीप्लाई करें 841 से, तो आपका आंसर आ गया 2523, -7 को 29 से मल्टीप्लाई कर दे, 203, +23 आ गया। इसको आप जमा माइनस वगैरह करें तो आपका आंसर 2343 आ गया। 2343, 2343, ये आपका जी आंसर आ गया। इस इक्वेशन को आपने हल किया। तो पेपर में वो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदल के दे सकता है, वो एक्स की वैल्यू कोई और रख सकता है। बेसिक चीज ये है कि आपको फार्मूला पुट करता आना चाहिए, आपको जरब तकसीम करनी आनी चाहिए, और आती है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। और अगर नहीं आती तो उसको प्रैक्टिस से बेहतर कर लें। दरमियान का तरीकाकार कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x - y = 6। पहली क्वेश्चन उसने दे दी, x - y बराबर है 6 के, और x + y बराबर है 16 के। तो मुझे वो कहता है मालूम करके दो x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब क्वेश्चन को दो तरीके से, बल्कि दो तीन तरीकों से ये हल हो सकते हैं। मैं जो मुझे तरीकाकार आता है या ज्यादा आसान लगता है, उस तरीके से आपको हल करके दे देता हूँ। हमने सपोज कर लिया कि ये इक्वेशन 1 है और दूसरी वाली इक्वेशन 2 है। आप दोनों तरफ से इसको हल कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 के तरीके से इसको हल करते हैं। हम इधर क्या करते हैं, एक्स को कर लेते हैं, x = माइनस का y था ना इसके साथ, आगे जाके प्लस का y हो गया, 6 + y हमारे पास एक आ गई। ये देखिए, उसने हमें इक्वेशन दी हुई थी एक, x - y बराबर है 6 के। उसमें हमने x को सपोज कर लिया कि x किसके बराबर होगा, 6 + y के। माइनस का y दूसरी तरफ जाके प्लस का y हो गया। इस वाली इक्वेशन को जो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, x की जगह आप लिख दें 6 + y = 16। आप यहां से y का आंसर मालूम कर लें। 6 प्लस 2 दफा y हो गया, 2y = 16। अकेला 2y, प्लस का 6 दूसरी तरफ जाके माइनस का 6 हो गया, 2y = 10, y = 10/2। y की वैल्यू निकल आई 5।
ठीक है जी। y की वैल्यू निकल आई 5। अब आप दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पहली इक्वेशन में ही जो है वो निकाल लेते हैं। जो सबसे पहली इक्वेशन थी हम उसको रेफरेंस मान लेते हैं। y की वैल्यू है जी x-5 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू हमने 5 निकाल ली है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू हमारे पास 11 निकल आई और y की वैल्यू हमारे पास 5 निकल आई। ये मेरा ख्याल यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर डी बनता है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, जहां उसने हमें दो वैल्यूज दी होती हैं और हमने जो है वो मालूम कर लेनी होती है एक इक्वेशन की मदद से दूसरी इक्वेशन की वैल्यू, और फिर दूसरी की मदद से पहले वाली की वैल्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के, थोड़ा सा जेन लड़ा के हमने जवाब निकाल लेना होता है। एक इसकी और एग्जांपल देखते हैं, वहां से मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने हमें दो दिए ना, हमने लिख लिया x+y इज इक्वल टू 99 और x-y इज इक्वल टू 9। हमारे पास दो इक्वेशन है। आप जिस मर्जी से, चाहे यहां से शुरू कर लें चाहे यहां से शुरू कर लें, आपकी मर्जी होती है ये। ठीक है, हम पहली वैल्यू से ही शुरू करते हैं। इधर से आप पहले y की वैल्यू निकाल लेना, और y की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है, और यहां से x की वैल्यू निकाल लें, सॉरी, x की वैल्यू निकाल लें और दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दें, जिसकी मदद से हमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखिए जरा किस तरह से। ये पहली वाली जो इक्वेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, ये वाली, इसमें से आप वैल्यू निकाल लें x की। x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 99 प्लस का y है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का y। तो एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, और ये जो हमने वैल्यू निकाली इसको हम पुट कर सकते हैं साथ वाली इक्वेशन में। इसको इस क्वेश्चन में पुट कर दें। ये देखिए यहाँ पे x की जगह हम लिख देते हैं 99 माइनस वाई, और आगे माइनस वाई वैसे ही है, इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करें, 99 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। 99 दूसरी तरफ चला जाएगा, -2y इज इक्वल टू माइनस का 99 हो जाएगा, +9 -2y इज इक्वल टू माइनस का 99 है, 9 निकला तो -90 हो गया। हम ये जो माइनस वाले साइन है दोनों तरफ से खत्म कर देते हैं। ये खत्म कर दी और y की वैल्यू आपकी निकल आएगी 45। इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करते हुए y की वैल्यू मालूम कर ली। अब जब आपको y की वैल्यू मालूम हो गई दूसरी इक्वेशन से, तो हम दोबारा से पहली इक्वेशन में जाके y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली इक्वेशन पे आप वापस चले जाएं। हमने जो प्रोसेस किया उसके जरिए y की वैल्यू मालूम कर ली है। आप जब चाहे इधर आप पुट कर लें चाहे दूसरी तरफ पुट कर लें, ऊपर वाली में जवाब आपका सेम ही निकल रहा है। तो x y हमारे पास क्या निकला है जी, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 99। एक्स की वैल्यू निकालें, प्लस का 45 दूसरी तरफ जाके माइनस का 45 हो जाएगा। फिफ्टी फोर। एक्स हमारे पास 54 आ गया और वाई हमारे पास 45 आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है जी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो मालूम कर ली।
कौन सा माइनस माइनस? माइनस माइनस जरब खाए तो प्लस होता है, वैसे प्लस नहीं होता। माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई हो तब जाके वो प्लस वाई होता है। माइनस वाई के दरमियान अगर प्लस जो है दिया हुआ है, ये माइनस वाई और माइनस वाई है, मतलब माइनस का एक और माइनस का एक है, तो ये माइनस के दो हो जाएंगे। मल्टीप्लाई अगर दरमियान में साइन हो तो वो प्लस होता है, अदरवाइज वो प्लस नहीं होता। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी, अलजबरा से रिलेटेड। ये देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लंबी है, उसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। वो कहता है टिकट ऑफ चिल्ड्रन आर सोल्ड एट हाफ रेट एज कंपेयर टू अडल्ट्स। कहीं मतलब वो पार्क है या कोई जगह है जहां जाना है, वहां पे जो बच्चों की टिकट है उसकी आधी कीमत लगती है। बड़े की टिकट फुल, बच्चे की टिकट की आधी कीमत लगेगी। वो कहता है 5 अडल्ट की टिकट्स हैं, 5 बड़े हैं, 8 बच्चे हैं। अब वो कहता है टोटल अगर 27 रुपए लगे हैं एक बंदे के, तो मुझे बताओ अडल्ट की टिकट्स के कितने पैसे लगे। अब देखने में पहली बार इसको पढ़ने में स्टेटमेंट को, बंदे को आंखों के आगे तो अंधेरा आ जाता है, ये उसने क्या मतलब चीज बता दी है कि जी कुछ बड़े, कुछ 5 लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो जा रहे हैं, 8 छोटे बच्चे साथ जा रहे हैं। जब वो वहां पे गए टिकट लेने, तो जो टिकट जिसने उसको पैसे लिए उसने 27 रुपए लिए ओवरऑल। अब वो कह रहा है मुझे ये बताओ कि उसमें से 27 रुपए में से जो बड़े बंदे थे उनके जो हैं कितने पैसे लगे और छोटे बच्चों के कितने पैसे लगे हैं। तो इसको हमने जो है सॉल्व करना इक्वेशन की मदद से। हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले अब क्वेश्चन पे दोबारा आए। वो कहता है टिकट्स ऑफ चिल्ड्रन आर सोल्ड एट हाफ रेट एट कंपेयर टू अडल्ट्स। बच्चों की टिकट आधी है बड़ों की टिकट के मुकाबले में। तो हमने सपोज कर लिया कि जो अडल्ट हैं उनकी टिकट है बराबर एक्स के, जो बच्चे हैं उनकी टिकट आधी है तो x/2 है। हमने एक इक्वेशन डेवलप करनी है बेसिकली, जहां से हम आंसर निकाल सकें। तो अडल्ट की टिकट क्या है? एक्स। जो चाइल्ड है उसकी टिकट क्या है? x/2, आधी टिकट लग रही है। अब वो कहता है कि देयर आर 5 अडल्ट टिकट्स, 5x। बड़ी टिकटें कितनी है बड़े, दूसरा क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे आ जाएं। पहले हिस्से तो हमने सपोज कर लिया ना कि बड़े की टिकट x के बराबर है, छोटे की टिकट x/2 के बराबर है। वो कहता है देयर आर 5 अडल्ट टिकट्स, तो आपने 5x कर लिया, और 8 चिल्ड्रन की टिकट्स हैं, तो आपने x/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दिया, क्योंकि 8 टिकट बच्चों की हैं। और टोटल जो ये कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 27। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई उसकी दी हुई मालूमात में से, और उसके बाद उसकी दी हुई मालूमात में से हम एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले 5x को ऐसे ही लिख लें, 5x प्लस ये बच्चों वाली जो आधी टिकट थी और 8 टिकटें हैं, तो ये अगर आप काटें, 2 4 से कटा, 4x रह जाएगा। वैसे भी अगर आप सोचें 8 टिकटें थी और आधी होती है ना, तो 4 रह जाती हैं। इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व करें, 5x और 4x बराबर है 9x, इज इक्वल टू 27। एक्स की अगर आप वैल्यू मालूम करें तो आपकी निकल आती है जी 3। 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक बड़े की टिकट जो है वो 3 रुपए है, और 5 बड़ों की टिकट 15 रुपए होगी।
5 बड़ों की टिकट 15 रुपए होगी। 3 × 5, एक्स तो एक बड़े की है ना, और अगर 5 डल्ट हैं तो 15 रुपए की, इसका मतलब है बड़ों की टिकटें बन रही हैं। और बाकी अगर पीछे बच गए 12 रुपए, 12 रुपए की छोटे बच्चों की टिकट बन रही है। और अगर इंडिविजुअल के हिसाब से लगाएं तो एक बंदे की, एक बड़े बच्चे की, बड़े बंदे की टिकट जो है वो 3 रुपए है, और छोटे बच्चे की उसकी हाफ कर दें, 1.5 रुपए है। इसको कहीं से भी घुमा फिरा के सॉल्व करके आप देख लें, जवाब आपका अब यही निकलेगा कि 3 रुपए बड़े बंदे की टिकट, 1.5 रुपया जो है बच्चा, उसकी टिकट। तो इस तरह से जी वो डिफरेंट डिमेंशन जो है अलजबरा की घुमा के दे सकता है। और बेसिकली आपने सपोज करते जाना है क्वेश्चन को, उसकी दी हुई मालूमात के मुताबिक, और आपने उसका आंसर निकाल लेना है। तो ये हमारा जी मैथमेटिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसका मैथमेटिक्स का आप मुझे जो है टेस्ट दे दें, संडे वाले दिन दे दें, 5 लेक्चर्स, और साथ में कुछ आपको पास पेपर के सॉल्व मैथ का पोर्शन भेजूंगा। वो गालबन पिछले 17 पेपर्स का है, उसमें से जितने मैक्सिमम आपसे हो सकते हैं वो कर लें। ठीक है। और इसका जो है वो टेस्ट मुझे, चलें वो देख लेते हैं, कोशिश करें कि चलें मंडे को दे दें, मंडे को टेस्ट दे दें। आपके पास 2 दिन हैं जिसके अंदर आप लोग जो हैं रिवाइज करें मैथ के कंसेप्ट को, 6 के 6 लेक्चर्स को। पास पेपर्स के आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, सॉल्व क्वेश्चन है, उनमें से जितने समझ आते हैं उनको अपने हाथ से सॉल्व करें, जो नहीं समझ आते वो ग्रुप में डिस्कस करें। और मुझे मंडे वाले दिन मैथमेटिक्स का जो है वो टेस्ट दे दें, ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है अपना सब्जेक्ट की तरफ चल सकें। और अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं और उनका बैच कंप्लीट हो गया, जनरल नॉलेज वाले कुछ हैं जिन्होंने मुझे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए या फिर आईबी के लिए गालबन ज्वाइन किया था। वो वो उनका टेस्ट के बाद वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वो अपने से तैयारी कर सकेंगे। वो ग्रुप के अंदर मैं मैसेज लगा दूंगा जिनका कंप्लीट हो गया बैच। ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।